हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसर बायोलॉजी। दोस्तों, सीएसआई नेट ने रिस्पॉन्स शीट रिलीज कर दी है दिसंबर 2025 के एग्जाम की। तो आज मैं आपको सेक्शन बी के सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ दोस्तों, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो चैलेंज किए जा सकते हैं और उनका जो रेफरेंस है वो भी हम देखेंगे। तो हर एक चीज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सेक्शन बी से रिलेटेड सारे हैं इसमें। हाँ जी, क्वेश्चंस हैं ऐसे जो चैलेंज किए जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और जिसमें जो भी क्वेश्चन चैलेंज करने वाला होगा उसके मैं रेफरेंस के साथ जो स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस है वो भी आपको दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था वो पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट डायरेक्टली ट्रांसड्यूस सिग्नल टू द नेबरिंग सेल। कि यहाँ पर दो सेल है तो इनमें से कौन सा नेबरिंग सेल को सिग्नल नहीं भेजता है दोस्तों? बीटा कैटेनिन, कनेक्सिन, BMP7 या फिर डोपामाइन। तो यहाँ पर दोस्तों बीटा कैटेनिन जो है वो नेबरिंग सेल को सिग्नल नहीं देता है। बीटा कैटेनिन जो है दोस्तों वो बेसिकली विंगलेस सिग्नलिंग पाथवे का पार्ट होता है, जिसमें विंगलेस सिग्नलिंग पाथवे में बीटा कैटेनिन सेल के अंदर रहकर सिग्नलिंग चलाता है, लेकिन वो एक सेल से दूसरे सेल डायरेक्टली खुद जाकर सिग्नल नहीं देता है। वही कनेक्शन जो है दोस्तों, दो सेल के बीच के गैप जंक्शन होते हैं जो यहाँ पर पास करते हैं, सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। BMP7 जो होता है वो यहाँ पर डायरेक्टली जाकर रिसेप्टर से बाइंड करता है और सिग्नलिंग में मदद करता है। सिमिलरली डोपामाइन जो होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है साइनैप्स में और सिग्नलिंग पास करने में मदद करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। CSIR ने ए ऑप्शन को ही करेक्ट बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इज द क्लियरेंस ऑफ लार्ज पैरासाइट्स लाइक वर्म्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो लार्ज पैरासाइट्स जैसे कि वर्म्स को हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बेसोफिल, इओसिनोफिल, एनके सेल और मास्ट सेल। अब देखो, हमें पता है दोस्तों, जब भी हम पैरासाइट्स की बात करते हैं, उनके रिमूवल की बात करते हैं, तो इसमें इओसिनोफिल्स का रोल आता है। इओसिनोफिल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम होता है यहाँ पर ये चीज करना। बट CSIR ने दोस्तों इसका आंसर नंबर सी दिया है, दैट इज एनके सेल। अब नेचुरल किलर सेल्स तो दोस्तों ऐसे सेल्स होते हैं जो बेसिकली वायरस इंफेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। एनके सेल इतने बड़े पैरासाइट्स पे एक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्यूबी को भी अगर आप देखोगे, क्यूबी का 8th एडिशन अगर आप देखोगे, इसमें लिखा हुआ है eosinophil एक्सप्रेस करते हैं IG रिसेप्टर दैट व्हेन क्रॉस लिंक्ड रिलीजेस इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स that are particularly good at attacking roundworms. Thus, IG antibody can form a bridge between the worm and the eosinophil, binding to worm antigen via its variable regions and binding to this. इसमें लिखा हुआ है eosinophils contain granules that stain a brilliant pink in standard HE staining protocols. They are thought to be important in coordinating our defense system against multicellular parasitic organism including helminths and parasitic। तो यहाँ पर क्यूबी में अगर आप बार बार देखोगे यही चीज लिखी जाती है कि जो एओसिनोफिल्स हैं वो यहाँ पर पैरासाइट्स वर्म्स को खत्म करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स का ये काम नहीं होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, क्यूबी के पेज को आप यहाँ पर एज अ रेफरेंस के तौर पे लगा सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन स्टैटिक लिक्विड कल्चर की, स्टैटिक लिक्विड कल्चर है यहाँ पर, और यहाँ पर हम बहुत लंबे टाइम तक ग्रोथ कर रहे हैं सूडोमोनास की। तो उसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाइज हो रहा है वो डिस्टिंक्ट कॉलोनी टाइप्स में। कि मतलब ये जो सूडोमोनास को जब हम बहुत लंबे टाइम तक स्टैटिक लिक्विड कल्चर में रख रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा ना क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है या फिर डाइवर्सिफाइज हो रहा है। रिंकली स्प्रेडर्स दैट फॉर्म बायोफिल्म्स एट द ऑक्सीजन रिच सरफेस। तो इन्होंने ऐसे स्प्रेडर्स बना दिए हैं जो यहाँ पर ऑक्सीजन रिच सरफेस की तरफ जा सके और वहां से ऑक्सीजन ले सके। स्मूथ मॉफ्स दैट ग्रू फ्रीली इन द ऑक्सीजन पुअर बॉटम लेयर। यहाँ पर वो ऐसे स्मूथ मॉफ्स बना रहे हैं जो डीप डाउन जा पा रहे हैं और पुअर बॉटम लेयर पे भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। एंड फूजी टाइप्स दैट कॉलोनाइज द इंटरमीडिएट जोन। और यहाँ पर फूजी टाइप्स आ रहा है जो इंटरमीडिएट जोन पे भी सर्वाइव कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन। कि भाई यहाँ पर इस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से कर पा रहा है, मतलब क्या रीजन है कि सूडोमोनास ये कर पा रहा है। पहला ऑप्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्टिंग इन डिफरेंशियल माइक्रो हैबिटेट यूज। तो दोस्तों जेनेटिक ड्रिफ्ट एकदम रैंडम प्रोसेस होता है, इसमें यहाँ पर कुछ डायरेक्ट नहीं होता। तो ये यहाँ पर इस तरीके से नीड स्पेसिफिकेशन अडेप्टेशन बना देगा, ये तो नहीं हो सकता। अडेप्टेशन रेडिएशन इनटू डिफरेंट माइक्रो
हैबिटेट्स, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर स्टैटिक लिक्विड कल्चर में इसे ग्रो कर रहे हो तो यहाँ पर इसमें ऐसे अडेप्टेशन आ सकते हैं कि वो यहाँ पर स्पेसिफिक नीश के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है और उस हिसाब से सरवाइव कर सकता है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हुई होगी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, जिसमें एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन रही होगी, कोई एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन होगी और उसने यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू मल्टीपल स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स लाए होंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बेस्ट सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। को इवोल्यूशन जो होता है यहाँ पर इस तरीके से वर्क नहीं करता दोस्तों, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है, वो यहाँ पर विद इन सिंगल पॉपुलेशन नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। CSIR ने भी बी ऑप्शन सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शॉर्ट डे प्लांट के केस में कौन सी कंडीशन में फ्लावरिंग होगी? देखो दोस्तों, शॉर्ट डे प्लांट सिर्फ और सिर्फ तभी फ्लावरिंग करता है जब उसका जो डार्क का टाइम होता है वो बहुत लंबा हो। सेकेंड कंडीशन में डार्क बहुत कम है, और इसके लिए डार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने इसके डार्क में लाइट को डाला, जैसे कि तुमने सी और डी ऑप्शन में डाला है कि डार्क कंडीशन थी बट तुमने फ्लैश ऑफ लाइट दे दी है, तो उस कंडीशन में भी वो फ्लावरिंग नहीं करता है। शॉर्ट डे प्लांट सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग करता है जब यहाँ पर बहुत लंबा डार्क पीरियड हो। तो प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। CSIR ने इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जेनेटिक्स से है। ये क्वेश्चन तो ज्यों का त्यों रिपीटेड है, CSIR ने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास एक HFR स्ट्रेन है और एक F नेगेटिव स्ट्रेन है, आपने यहाँ पर कॉन्जुगेशन कराई है, तो इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन के बाद ये जीनोटाइप सबसे लीस्ट होगा, और इसमें यहाँ पर जीन ऑर्डर भी दिया है दोस्तों। तो हमें पता है जब भी कॉन्जुगेशन होगा दोस्तों, सबसे पहला जीन सबसे पहले जाएगा, फिर नेक्स्ट जीन जाएगा और फिर यहाँ पर सबसे लास्ट जीन जाएगा। तो हो सकता है कि काफी बार सिर्फ ल्यूसिन ही जा पाए, काफी बार ल्यूसिन और आर्जिनिन कॉन्जुगेशन में चला जाए, और काफी बार ल्यूसिन आर्जिनिन और मिथ्यूनिन चला जाए। पर दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पहला जीन चला गया है, दूसरा जीन जाए ही ना, मतलब दूसरा जीन का कॉन्जुगेशन हुआ ही नहीं और फिर तीसरा जीन चला जाए। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि फर्स्ट जीन गया, थर्ड जीन गया और सेकेंड जीन गया ही नहीं? कभी भी रेलगाड़ी में ऐसा नहीं हो सकता ना कि पहला इंजन चला गया, दूसरा डब्बा चला गया, लेकिन पहला जो डब्बा था वो गया ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा सबसे रेयरली होगा कि सबसे पहला ल्यूसिन चला गया, लास्ट मिथ्यूनिन चला गया, बट आर्जिनिन जा ही नहीं पाया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेम क्वेश्चन CSR पहले पूछ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है CSIR का दोस्तों। मैंने जैसे ही आपने मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताए थे तभी मैंने कहा था कि ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ बर्ड स्पीशीज ऑल ऑफ विच आर फाउंड ओनली इन इंडिया? कि यहाँ पर इनमें से ऐसी कौन सी है जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इंडिया में ही मिलती है? तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ए ऑप्शन में जो स्पीशीज है वो वाइड स्प्रेड होती है और दोस्तों माइग्रेटरी स्पीशीज हैं ये सारी। सेकेंड वाली जो है बुलबुल जो है, फॉरेस्ट आउलेट जो है और बैबलर जो है, ये स्पेसिफिकली दोस्तों इंडिया में ही मिलता है और ये इंडिया में ही पाया जाता है। जैसे कि बुलबुल जो है वो पेनिनसुलर इंडिया में मिलती है, आउलेट जो है वो बेसिकली यहाँ पर इंडिया सेंट्रल इंडिया में मिलता है, और बैबलर जो होता है वो वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। CSIR ने इसका बी ऑप्शन करेक्ट बताया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन बोला इंक्लूजन ऑफ अ न्यू शेड्यूल डेजिग्नेटिंग सम स्पीशीज एज वर्मिन। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई भी यहाँ पर एक्ट नहीं है कि इंक्लूजन ऑफ न्यू शेड्यूल डेजिग्नेटिंग सम स्पीशीज एज वर्डिक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2022 में जो रखा गया था, उसमें रैशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल्स बोला गया, रेगुलेशन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बोला गया और अलाइनमेंट विद द सिटीज बोला गया। बट ए ऑप्शन यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, सो ये गलत हो जाता है, इसलिए सही हो जाता है। CSR ने इसी ऑप्शन को करेक्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कंटेन फ्लैंकिंग इन्वर्टेड रिपीट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट पर्टेनिंग ऑफ दीज रिपीट्स? अब हमें पता है यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं जो यहाँ पर जंप करते हैं और यहाँ पर नई नई जगह पर जाकर अपने आप को अटैच कर सकते हैं, उनके पास इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं दोस्तों। अब ये जो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं ये इस ट्रांसपोसोम का पार्ट होते हैं, और जो एंजाइम आता है वो इन्हीं इन्वर्टेड रिपीट्स पे आके कट करता है,
जिसकी वजह से इतना पार्ट कहीं और डीएनए पे जाके अटैच हो सकता है। तो अब ये बोल रहा है दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन द जीनोम। सो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। जो ये ट्रांसपोजेस एलिमेंट होते हैं इनका पार्ट होता है इन्वर्टेड रिपीट, और इवन एंजाइम इन्हीं इन्वर्टेड रिपीट पे आके कट करता है, जिसकी वजह से ये जंप कर पाते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑब्वियस सी बात है ए ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। बाकी सारी की सारी चीजें जो है सेम है कि ये इन्वर्टेड रिपीट्स इनके साथ ही दूसरी जगह पर जाती है, ये इनका पार्ट होती है, ये यहाँ पर बहुत सफिशिएंट होती है ट्रांसपोजिशन करने के लिए, क्योंकि इन्हीं पे आके एंजाइम कट करेगा। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है सल्फर टेकन बाय प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल अंडरगो मेजर चेंजेस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट एट इट्स कन्वर्ट from inorganic to biochemical available form. Which one of the following options represents the correct order of the conversion states of sulfur? तो यहाँ पर आपसे सल्फर से रिलेटेड बातें पूछी गई और आपसे पूछा गया दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो प्लांट्स जो है दोस्तों वो सल्फर को एब्सॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फेट के फॉर्म में वो सॉइल से सल्फर को लेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही कट कर दिए। अब ये जो यहाँ पर होता है इस सल्फेट को आप रिड्यूस कर सकते हो कि अभी ये जो सल्फेट है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, इसके पास 4 ऑक्सीजन है। अब ये धीरे धीरे दोस्तों रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होके सल्फाइड बनेगा दैट इज SO3 2 नेगेटिव बनेगा। फिर यहाँ पर सिंथेसिस होगी सल्फाइड की दैट इज S2 नेगेटिव, और उसके बाद इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा दोस्तों ऑब्वियस सी बात है सिस्टीन अमाइनो एसिड में, क्योंकि GLN का मतलब होता है ग्लूटामाइन, और हमें पता है कि ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड के पास तो भाई सल्फर ही नहीं होता। तो इसमें कहां से ही जाएगा, सिस्टीन अमाइनो एसिड के पास सल्फर होता है, मिथ्योनिन अमाइनो एसिड के पास सल्फर होता है, तो यहाँ पर सिस्टीन में जाएगा। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, CSIR ने भी बने हैं जो कि यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकॉर्पोरेट हो रहा है और फिर यहाँ पर टर्मिनेशन कर रहा है इलोंगेशन का। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑब्वियस सी बात है दोस्तों अमाइनो असाइल टीआरएनए है, तो वो पक्की बात है ए साइट पे आएगा, क्योंकि कोई भी अमाइनो असाइल टीआरएनए अगर आ रहा है तो वो यहाँ पर ए साइट पे आता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट को छोड़कर, और ये इलोंगेशन को टर्मिनेट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ए साइट पे ही आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टीआरएनए पी साइट पे आता है, लेकिन उसके बाद जितने भी टीआरएनए आते हैं वो ए साइट पे आता है। तो ये तो पक्की बात है कि ये जो है यहाँ पर ए साइट से एंटर कर रहा होगा, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन तो पक्का नहीं हो सकता, तो इसको काटो। अब क्या होगा, या तो ए और सी होगा या फिर ए और डी होगा। अब यहाँ पर बोला गया अ पार्ट ऑफ इट स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द कार्बोक्सिल टर्मिनस ऑफ अमाइनो एसिड एंड इज अवेलेबल फॉर मेकिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड, और डी ऑप्शन बोल रहा है पार्ट ऑफ इट स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द अमाइनो टर्मिनस ऑफ अमाइनो एसिड एंड इज अवेलेबल फॉर मेकिंग द पेप्टाइड। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका यहाँ पर डी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो प्यूरोमाइसिन होता है वो बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है, उसके पास फ्री अमाइनो ग्रुप होता है जो कि यहाँ पर पेप्टाइड चेन से जाकर बाइंड करता है। कार्बोक्सिक वाला नहीं हो सकता, क्योंकि लिए जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दोस्तों उसके लिए हमें अमाइनो ग्रुप फ्री चाहिए होता है, कार्बोक्सिलिक नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और डी करेक्ट होगा, CSIR ने ए और डी ही करेक्ट बोला है, सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Let's move towards the next question. Which one of the following events are likely to result in delayed or defective cytokinesis? देखो साइटोकाइनेसिस जो होती है दोस्तों कौन से फेज के बाद होती है, साइटोकाइनेसिस जो होती है सबसे पहले G1 फेज होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, फिर यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर होता है। तो साइटोकाइनेसिस टीलोफेज के बाद होती है दोस्तों, और अगर आप माइटोटिक साइक्लिन्स को स्टेबलाइज कर दोगे तो इस केस में जो सेल है वो मेटाफेज के आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि एनाफेज में इन साइक्लिन्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है तभी सेल आगे बढ़ पाता है। लेकिन अगर आप इनका स्टेबलाइजेशन कर दोगे तो सेल आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो। बाकी जितनी भी स्टेटमेंट हमें एक्टिन और मायोसिन चाहिए होता है यहाँ पर सेल प्लेट की फॉर्मेशन करने के लिए, यहाँ पर सेल को डिवाइड करने के लिए, सॉरी सेल की प्लेट फॉर्मेशन के लिए नहीं, सेल को जब हम इस तरीके से अलग करते हैं तब उसके लिए हमें इनको चाहिए होता है। रो ए एक प्रोटीन है जो चाहिए होता है और वो एक्टिव होता है जब उसके पास जीटीपी प्रेजेंट, और गेफ उसे जीटीपी देता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा कि माइटोटिक साइक्लिन की अगर स्टेबलाइजेशन हो गई तो फिर नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि इन द कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल एनालिसिस यूजिंग एन
ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइजर, द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड बाय, हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है किस तरीके से मेजर किया जाता है दोस्तों। तो टेक्निक्स है, इनमें से अगर हम देखें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। स्पेक्ट्रोफोरेटिक मेथड के थ्रू हम ये चीज देखते हैं। इसमें हमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज करते हैं, रेड ब्लड सेल को लाइस करते हैं, हीमोग्लोबिन जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टेबल पिगमेंट में और फिर उसका एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ आरओएस अपॉन पैथोजन इन्फेक्शन इन प्लांट्स। पैथोजन इन्फेक्शन इन प्लांट से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताना है। Plasma membrane spanning NADPH oxidase is involved in the synthesis of ROS. NADPH oxidase are encoded by respiratory burst oxidase homologous gene in Arabidopsis. Activation of NADPH oxidase does not require the action of calcium dependent protein kinase. Apoplastic peroxidase enzymes are involved in the ROS production. तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, कभी भी जब हमारे प्लांट्स में पैथोजन अटैक होता है दोस्तों, तो आरओएस बर्स्ट होता है जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। और इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर जो ये प्रोसेस होता है इसमें यहाँ पर कैल्शियम डिपेंडेंट मेथड में ये सारी चीजें होती है। और इसमें आप यहाँ पर क्या करते हो दोस्तों, इसमें आप यहाँ पर कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होते हैं उनका फॉस्फोराइलेट करते हो। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है, डज नॉट रिक्वायर एक्शन ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। हम इस चीज को पढ़ते भी हैं जब हम स्ट्रेस फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि यहाँ पर आरओएस बर्स्ट होता है और ये होता है इन दी कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर जो कि स्पेसिफिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, बाकी सारी चीजें एब्सोल्युटली करेक्ट है। Let's move towards the next question. Evolution से related question है दोस्तों। Gradualism and punctuated equilibrium represents contrasting models of evolutionary change. Which of the following option best describe these two model? इनमें से कौन सी चीज इस मॉडल को डिस्क्राइब करता है दोस्तों। तो जो ग्रेजुअलिज्म होता है दोस्तों, ग्रेजुअली ये चीज होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशन में स्टेडी एक्यूमुलेशन होता रहता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें एक्यूमुलेट होती रहती है और धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं। वहीं पंचुएटेड इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक बहुत लंबा टाइम स्टेशनरी फेस का होता है, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा और फिर एकदम से सडनली पता नहीं क्या चेंज हो जाता है, सडनली चेंज हो जाता है। इवोल्यूशन में मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाती हूँ दोस्तों, अच्छे से हम पढ़ते ही हैं ये। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन वंस अगेन इवोल्यूशन से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवोल्यूशनरी मॉडल फॉर मेट चॉइस इन एनिमल्स। इन एनिमल्स की मेट चॉइस से रिलेटेड आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल, गुड जीन मॉडल, चेज अवे मॉडल या फिर ग्रीन बियर्ड मॉडल। तो यहाँ पर मेट चॉइस जो होती है एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम इवोल्यूशन में एक भी चीज पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो ये ग्रीन बियर्ड मॉडल है दोस्तों, वो एक किन सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, मेट चॉइस का नहीं। ग्रीन बियर्ड जो होता है ये एक रिकॉग्नाइजेबल ट्रेट होता है जो कि यहाँ पर एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर के लिए चाहिए होता है। तो वो यहाँ पर किन सिलेक्शन का पार्ट है, ना कि मेट चॉइस का। बाकी सारी जो होती है कि डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल की फीमेल देखती है कि मेरा क्या फायदा है इससे मेट करके। गुड जीन मॉडल की फीमेल ये देखेगी कि मेरे बच्चे में कोई अच्छा करेक्टर जाए उस मेट का। चेज अवे मॉडल में यहाँ पर फीमेल रेजिस्ट करने लग जाती है मेल के परसिस्टेंट एक ही करेक्टर के लिए मेल पीछे पड़ा होता है और फीमेल उस चीज को फिर रेजिस्ट करने लग जाती है। तो बाकी सारे मॉडल यहाँ पर मेट चॉइस से रिलेटेड है, डी ऑप्शन को छोड़कर हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं इन सभी चीज को, इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आता है हमारा सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड। रास और रब जो होता है, सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड। द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन रास एंड रब आर एंकर्ड टू द साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय प्रेनाइलेशन। प्रेनाइलेशन टिपिकली अकर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स। यहाँ पर कौन से प्रोटीन पे होता है, लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन सीएसआईआर ने पहले भी पूछा है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये चीज स्पेसिफिकली होती है सिस्टीन रेसिड्यू पे होती है एट और नियर द सी टर्मिनस की जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है उसका जो सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है उसके सी टर्मिनल के पास ये चीज कराई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ए ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये सी टर्मिनल्स पे स्पेसिफिकली सी ए एक्स अमाइनो एसिड होगा।
सी मतलब यहाँ पर सिस्टीन अमाइनो एसिड, ए मतलब कोई भी एलिफैटिक अमाइनो एसिड होता है, और एक्स जो है वो डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ प्रिनाइलेशन को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज एब्सोल्यूट। Which one of the following enzymatic activities is not present in bacterial रेके? ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये चैलेंज नहीं करने हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारे सीएसआर ने बिल्कुल सही बताया। रेके जो होता है दोस्तों, हम पढ़ते हैं जब हम डीएनए रिपेयर पढ़ते हैं, तब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ एसओएस रिपेयर नाम की एक चीज होती है, जिसमें रेके जो होता है उसके पास एटीपी हाइड्रोलाइसिस एक्टिविटी होती है, रेके एटीपीएस करता है। स्ट्रैंड एक्सचेंज एक्टिविटी इसके पास होती है। जब हम होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तब मैं आपको बताती हूँ कि रेके किसी और के घर में स्ट्रैंड को घुसा देता है, तो स्ट्रैंड एक्सचेंज भी कराता है। प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी भी होती है, जब हम एसओएस पढ़ते हैं तब लेक्स ए की ऑटो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देता है वो, लेकिन उसके पास कोई न्यूक्लियोलाइटिक एक्टिविटी नहीं होती, वो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस की तरह कहीं से भी वर्क नहीं करता दोस्तों। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्रोसोफिला तो मोहब्बत है सीएसआईआर की, मैं हमेशा आप लोगों को ये बात कहती हूँ। तो इस बार ड्रोसोफिला से क्वेश्चन सीएसआईआर ने पूछा है कि आपके हिसाब से बताइए कि सक्सेसफुल एक्सेस स्पेसिफिकेशन इन ड्रोसोफिला के लिए जीन्स कहाँ आते हैं। देखो हमें पता है दोस्तों, सबसे पहले मेटर्नल जीन आएंगे, फिर गैप जीन, फिर पेयर रूल जीन, फिर सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स आते हैं। ये चीज हम अच्छे से पूरा, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले गैप जीन्स आएंगे दोस्तों, इन सब में से क्रपल जो है वो गैप जीन है। फिर यहाँ पर आएगा पेयर रूल जीन में हेयरी और फूजी तराजू, और फिर सेगमेंट पोलैरिटी जीन में आता है विंगलेस। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस दोस्तों। जब हम डेफ बायो पढ़ते हैं तो ड्रोसोफिला में इस चीज को अच्छे से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अबिट फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी टाइप्स क्वेश्चन है, या इम्यूनोलॉजी भी आप बोल सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, टेटनस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी के द्वारा होता है, ना कि किसी वायरस के द्वारा, तो बैक्टीरिया होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी सारे जो होते हैं वायरस होते हैं, स्मॉल पॉक्स जो होता है फिर रोला वायरस से होता है, रुबेला वायरस से रुबेला होता है, और मिजल्स वायरस से मिजल्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है सीएसआईआर ने बिल्कुल करेक्ट इनके आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, गिवन बिलो आर पेयर ऑफ शुगर्स, आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा एनोमर है और एपीमर है रिस्पेक्ट। वंस अगेन सीएसआर ने सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो डी ग्लूकोज कैलेक्टोज और मेनोज के साथ एपीमर की तरह वर्क करता है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक कार्बन पे फर्क आता है OH और हाइड्रोजन की पोजीशन। और वहीं एनोमर में दोस्तों अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज होता है, जिसमें OH का फर्क आता है फर्स्ट कार्बन के। तो यहाँ पर डेफिनेटली सी बात है, सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एलाइजा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है सीएसआर ने, टू डिफरेंट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेम प्रोटीन वर जनरेटेड। दो डिफरेंट एंटीबॉडी बनाई गई है सेम प्रोटीन के अगेंस्ट, दे वर नेम्ड एंटीबॉडी 1 एंड एंटीबॉडी 2। While antibody 1 was able to detect the large protein in western blot, it was unable to detect the protein in ELISA. In opposite was true for AB2. अब आपको यहाँ पर क्या लगना है, ये थोड़ा सा एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास दो एंटीबॉडीज है दोस्तों, और ये एक ही प्रोटीन के खिलाफ है, ठीक है। यहाँ पर AB1 जो होता है वो यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो पाई और वेस्टर्न ब्लॉट में इसको रिजल्ट दिखाया, बट अलाइजा में रिजल्ट नहीं दिखा पाई। वहीं जो एंटीबॉडी 2 है वो वेस्टर्न ब्लॉट में रिजल्ट नहीं दिखा पाई, अलाइजा में रिजल्ट दिखा पाई। तो अब इसका रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर इस चीज के ऊपर हमें कमेंट करना है कि इसके ऊपर क्या चीज हो सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वेस्टर्न ब्लॉट में हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन होता है उसको नॉर्मली एसटीएस से डीनेचर कर लेते हैं, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो वेस्टर्न ब्लॉट में क्या हो जाता है दोस्तों, एसटीएस से डीनेचर होने की वजह से जो यहाँ पर हमारा प्रोटीन है वो अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर जो एंटीबॉडी है हो सकता है कि इसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाए। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि एंटीबॉडी लीनियर एपिटोप को डिटेक्ट कर पा रही थी, और वेस्टर्न ब्लॉट में एसटीएस ने जो प्रोटीन है उसको यहाँ पर थोड़ा सा डीनेचर कर दिया।
वही AB2 जो होता है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है डिसकंटिन्यूअस एपिटोप को, क्योंकि एलाइजा में दोस्तों यहाँ पर जो प्रोटीन है वो फोल्डेड फॉर्म में रहेगा, उसको हम डीनेचर नहीं करते। तो उस कंडीशन में एंटीबॉडी 2 जो है वो डिसकंटिन्यूअस एपिटोप को देख रही थी जो फोल्डेड प्रोटीन में था। तो इसलिए एंटीबॉडी 2 में एलाइजा में हमें रिजल्ट मिला और एंटीबॉडी 1 में वेस्टर्न ब्लॉटिंग में रिजल्ट मिला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इवोल्यूशन से क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर फाइलोजेनेटिक से रिलेटेड इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो बोल रहा है इट इज रीबूस्ट टू डिफरेंट डेटा सोर्सेस एंड प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट फाइलोजेनीज। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये गलत है दोस्तों। हम यहाँ पर डिफरेंट जीन्स और डेटा सेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग फाइलोजेनीज को देखते हैं, और फिर हम यहाँ पर इनकंसिस्टेंट स्पीशीज को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें दोस्तों, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल 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 गलत है, बाकी सारी चीजें सही है और CSIR ने इसी ऑप्शन को करेक्ट बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। आपके सामने एक DNA सीक्वेंस पूछ दिया हुआ है और आपको बोला है इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर फैक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमर कॉम्बिनेशन विल बी द बेस्ट। कौन सा प्राइमर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें, प्राइमर यहाँ पे आके बाइंड करेगा दोस्तों, इस तरफ से आके बाइंड करेगा, क्योंकि इस तरफ 5' एंड का प्राइमर आके बाइंड कर सकता है। तो इस तरफ अगर कोई प्राइमर आके बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, CCATTCCAT, इस तरीके से 5' से 3' होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CCACCA इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा दैट इज 3' पे TACGCTA या C, उसके साथ यहाँ पर प्राइमर आके बाइंड करेगा 5' एंड पे, तो वो आएगा ATGCGA के साथ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि प्राइमर 3' एंड पे आके बाइंड कर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है एसिमिलेशन एफिशिएंसी से रिलेटेड। Assimilation efficiency is calculated as percentage of indigested energy that is assimilated by an organism, sorry, ingested energy that is assimilated by an organism. Which one of the following gut architectures has the lowest assimilation efficiency? इनमें से किसकी एसिमिलेशन एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे लोएस्ट होती है दोस्तों। तो वो यहाँ पर होती है हाइंडगट फर्मेंटेशन विद एन एनलार्ज सीकम और लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि ना यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस चीज की कोशिश करें तो इसमें जो हाइंडगट फर्मेंटर्स होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं फूड आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि उनका जो माइक्रोबियल बायोमास और एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर एब्सॉर्ब नहीं हो पाता, वो यहाँ पर ज्यादातर लॉस हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पर फूड को फर्मेंट किया जाता है। वहीं बाकी सारी में रूडिमेंट्स में, मोनोगेस्ट्रिक गट्स में या फिर एवियन गट्स में, इन रूमिनेंट्स में बेसिकली क्या किया जाता है, बहुत हाई एसिमिलेशन एफिशिएंसी होती है, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले ही हो जाता है। मोनोगेस्ट्रिक गट जो है वो एसिड्स और एंजाइम्स को यूज करती है और मॉडरेट एफिशिएंसी दिखाती है। एवियन गट विद गिजार्ड जो होता है वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन करती है और उसमें डाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट होगा दोस्तों, CSIR ने भी डी ऑप्शन कर, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो करेक्ट होगा। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड बाय प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द डिस्टल ट्यूब्यूल। कि हमारा जो प्रिंसिपल सेल है वो इनमें से कौन से सिक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं होगा दोस्तों, वो यहाँ पर कौन सा सिक्रीशन नहीं करे। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, सी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल सेल है दोस्तों वो यहाँ पर उसके पास 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर जो होता है वो उसमें इन्वॉल्व, प्रिंसिपल सेल उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ये जो चीज होती है बेसिकली थिक असेंडिंग लिम्ब के पास होती है, हेनलेस लूप की, जो कि बेसिकली पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, पोटेशियम के सिक्रीशन के लिए भी नहीं होता, और प्रिंसिपल सेल के पास तो ये चीज होती ही नहीं है। सो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से है। C3 प्लांट्स को आपने 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, इनमें से कौन सा मोस्ट लाइकली होगा यहाँ पर हैपन होने में। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से ग्राफ के थ्रू भी बताती हूँ कि जब भी आप C3 प्लांट्स में टेम्परेचर को बढ़ाते हो, उसकी जो फोटोसिंथेसिस की लेवल होती है वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि लिए यहाँ पर जो रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है दोस्तों वो इंक्रीज होती है और CO2 का फिक्सेशन जो होता है वो घटता जाता है, फोटो रेस्पिरेशन बढ़ता जाता है, उसमें फोटोसिंथेसिस जो होती है डिक्रीज होती जाती है। इस चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ते भी है। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो यहाँ पर पूछा है डेफ बायो से, एम्पुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूएट लिम्ब जनरेशन फॉलोइंग एम्पुटेशन। कि जब हम यहाँ पर न्यूएट का लिम्ब कट कर देते हैं और उसका लिम्ब रीजनरेशन होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी वुंड है उसको कवर करने के लिए एपिडर्मिस आती है, फिर जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो अपने आप को रीमॉडल करने लग जाते हैं, सेल्स फटाफट फटाफट डिवाइड करते हैं जिसकी वजह से ब्लास्टेमा बनता है, और फिर सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेते हैं। तो इस चीज को हम डेफ बायो में बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली समझते हैं दोस्तों, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एट्रियोपेप्टिन्स, a family of peptides produced in cardiac atrial tissue। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर इनके द्वारा नहीं किया जाता। तो देखो दोस्तों ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली ANP होते हैं। ANP के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं, दैट इज एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स, एक हार्मोन होते हैं जिसका बेसिकली काम होता है ब्लड प्रेशर को घटाना, वो बेसिकली ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए रिस्पॉन्स। तो ये कभी भी दोस्तों वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, ये वेसो डायलेशन करेंगे, क्योंकि अगर आप वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करोगे तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने में नहीं घटाने में विश्वास रखते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर PCNA से रिलेटेड है, कि जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दोस्तों DNA रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तब उस इनमें से PCNA का रोल क्या होता है दोस्तों। तो PCNA जो होता है दोस्तों बेसिकली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और वो एक्ट करता है एज अ स्लाइडिंग क्लैंप, ताकि DNA पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी 1 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड से हम 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड तक ले जा सके और DNA जो है जल्दी जल्दी रेप्लिकेट हो सके। DNA रेप्लिकेशन में हम इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 310 हेलिक्स एंड 3.13 हेलिक्स रिस्पेक्टिवली से रिलेटेड। जब मैंने दोस्तों 13 डेज 13 यूनिट पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई भी थी, यूट्यूब पे भी पढ़ाई थी और ऐप पे तो मैं पढ़ाती हूँ। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें रोटेशन पर रेसिड्यू कितना होता है, 360 डिग्री का रोटेशन होता है। अगर हम यहाँ पर देखें 310 हेलिक्स में टोटल 3 रेसिड्यूज होते हैं पर टर्न में, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। वहीं 3.16 13 हेलिक्स में 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, तो इसका जो टर्न हो जाएगा वो 100 डिग्री का हो जाएगा। सो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पढ़ाया गया है, मतलब वो बताया गया है CSR ने, यूनिट 4 से पूछा गया है। Which one of the following is false regarding how retrovirus and DNA virus can lead to cancer in host cell? इनमें से कौन सा आपको इनकरेक्ट लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो डी ऑप्शन बोल रहा है कि रेट्रोवायरस कॉजेस कैंसर ओनली बाय डायरेक्टली म्यूटेटिंग होस्ट DNA विदाउट द नीड फॉर इंटीग्रेशन और एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स, तो ये बिल्कुल गलत है। हम हमेशा देखते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट किया जाता है ऑन्कोजीन्स में, और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को दोस्तों रोका जाता है, ताकि यहाँ पर जो DNA है, सॉरी जो सेल है वो फटाफट फटाफट ग्रो कर सके, डिवाइड कर सके, बिकॉज ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो यहाँ पर सेल का डिवीजन कराएंगे। तो यहाँ पर ऐसे रैंडम म्यूटाजेनेसिस नहीं होती है डायरेक्टली, यहाँ पर पहले ऑन्कोजीन बनाना पड़ता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन मार्कर्स इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं होता है हेटेरोक्रोमैटिन का। तो हमें पता है दोस्तों, मैं आपको पढ़ाती हूँ, हर एक हिस्टोन का जो है एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ हिस्टोन का वेरिएंट एक्ट मतलब रहता है सेल में। इसमें जो H2AX है दोस्तों वो यहाँ पर एक ऐसा हिस्टोन का वेरिएंट है जिसका रोल आता है DNA डैमेज रिस्पॉन्स में।
ये हेटेरोक्रोमैटिन का मार्कर नहीं होता है दोस्तों, ये डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स में आता है। मैं आपको ये पढ़ाती भी हूँ, H2AX मैंने पढ़ा रखा है इसे कि ये डीएनए डैमेज के टाइम पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि इन ये भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इन डेवलपिंग माउस ब्रेन व्हेन जीन YFG is deleted from hippocampus cell A type, the number of neighboring cell type B increases by 5 fold। जब आपने यहाँ पर YFG जीन को डिलीट कर दिया सेल ए में से, तो बी सेल का नंबर बढ़ने लग गया। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें नॉर्मली YFG क्या करता होगा, ऑब्वियस सी बात है वो बी सेल्स को रोकता होगा, क्योंकि वही वाली बात होगी ना, जब मम्मी हमारे घर में होती है तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही मम्मी चाहती है हम हुदम मचा देते हैं, क्यों? क्योंकि मम्मी हमें रोकती है। सिमिलरली YFG इसे रोकता होगा, तो ये जैसे ही डिलीट हुआ इसका नंबर धड़ 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 करके बढ़ने लग गया, तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्यूट। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर चले तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिक प्री ट्रीटमेंट एंड एक्लीमेशन ऑन सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स अंडर एनॉक्सिया कंडीशन। एनॉक्सिया कंडीशन मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ जा रहे हो। इस कंडीशन में दोस्तों आप यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन में जा रहे हो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? प्रिवेंशन ऑफ इथेनॉल फॉर्मेशन। भाई इथेनॉल का फॉर्मेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फर्मेंटेशन में जाना पड़ेगा एज हम एनारोबिक कंडीशन में है। कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ ग्लूकोज टू लेक्टेट कन्वर्जन। भाई ग्लूकोज से लेक्टेट तो बनेगा ही, आप वंस अगेन एनारोबिक कंडीशन में हो। प्रिवेंशन ऑफ इथेनॉल डिफ्यूजन। भाई इथेनॉल तो डिफ्यूज होगा ही, अगर वो डिफ्यूज नहीं होगा तो वो प्लांट के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस नहीं हो सकते, बी ऑप्शन होगा इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ रूट्स फॉर लेक्टेट इफ्लक्स। बिकॉज अगर ऑक्सीजन नहीं है लेक्टेट बनेगा, तो लेक्टेट को आपको निकालना भी पड़ेगा। बी ऑप्शन इज एब्सोल्यूट। लैक रिप्रेसर से क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि लैक रिप्रेसर बाइंड अकर्स टू द लेवल ऑफ। लैक रिप्रेसर जो है कहाँ से बाइंड होता है? हमेशा से दोस्तों हम पढ़ते हैं ऑपरेटर पे आके रिप्रेसर बाइंड होता है, प्रमोटर पे आके जो हमारा प्यारा सा RNA पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है, या फिर कैप और कैंप बाइंड करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कैडियन रिदम से क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी तब मैं आपको ये चीज पढ़ाती भी हूँ। सर्कैडियन रिदम यानी कि 24 आवर्स की साइकिल मेंटेन करना, ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है वो ये चीज करता है। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अप्लाइड बायोलॉजी से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जीनोम एडिटिंग टूल क्रिस्पर कैस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन विच ऑफ द नेचुरल फिनोमिनन। इनमें से कौन सा नेचुरल फिनोमिनन के ऊपर क्रिस्पर कैस बसा हुआ है दोस्तों? तो बसा हुआ है बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर। यहाँ पर क्रिस्पर कैस को डिराइव किया गया था नेचुरल अडेप्टिव इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चन CSR ने बिल्कुल करेक्ट इनका आंसर दिया है दोस्तों। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन पूछा है विच की फैक्टर डिफरेंशिएट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में एम्ब्रियोजेनेसिस को आप ऑर्गेनोजेनेसिस से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते? तो देखो जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, सोमैटिक एम्ब्रियो जो होता है, उसमें यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर क्या देखते हो? आप यहाँ पर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हो जिसमें रूट और शूट मेरिस्टेम बनते हैं, जैसे कि जाइगोट में। बट जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है दोस्तों, इसमें यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, या तो शूट बनेगा या फिर रूट बनेगा, एक ही चीज होगी, यूनिपोलैरिटी दिखती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सोमैटिक एम्ब्रियो में आपको बाइपोलर दिखते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस में आपको यूनिपोलर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स इंक्रीजेस कैम्प लेवल आफ्टर स्टिमुलेशन बाय स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस कंडीशन में दोस्तों जो 5-HT4 रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि GS प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से कैम्प बढ़ता है। बाकी जितने भी है दोस्तों वो GQ कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और वो IP3 डैक पाथवे के थ्रू वर्क करते हैं, कैम्प पाथवे के थ्रू नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन है एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी से
Which of the following pair is not prokaryote angiosperm symbiotic relationship? जब हम यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पढ़ाती हूँ, सारे बैक्टीरिया की टेबल दिखाते हैं हम दोस्तों, और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि अजोला जो है वो खुद एक फर्न है, टेरिडोफाइट है, वो कोई प्रोकैरियोट नहीं है, और वो यहाँ पर पार्टनर होता है एनाबेना नाम के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। तो यहाँ पर एजोला और राइस नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जेनेटिक्स से पूछा गया है। अ पॉलीडेक्टाइल allele shows 60% penetrance and variable expressivity, which would you expect to observe in family carrying this allele? अगर यहाँ पर 60% पेनिट्रेंस हो रहा है, 60% पेनिट्रेंस का मतलब क्या होता है कि अगर 100% लोगों के पास इसका जीन है तो सिर्फ 60% लोग वो ट्रेट शो करेंगे। और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है कि किसी में वो चीज इतनी सी होगी, किसी में इतनी बड़ी, किसी में इतनी बड़ी, किसी में इतनी बड़ी, तो वेरीज करेगा, हर एक सेम तरीके से चीज एक्सप्रेस नहीं करेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। हम पेनिट्रेंस को बहुत अच्छे से दोस्तों क्लास में मैंने आपको पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन कौन एग्जिबिट करता है इनमें से? तो रिफ्लेक्स ओव्यूलेशन का मतलब होता है मेटिंग, जब फिजिकल स्टिमुलस आता है मेटिंग के टाइम पे तब ओव्यूलेशन। तो रैट्स, मंकीज, ह्यूमन स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स होते हैं, उनकी ओव्यूलेशन की साइकिल होती है, तभी वो ओव्यूलेशन करते हैं, भले ही मीटिंग हो या नहीं हो। बट कैट्स सिर्फ और सिर्फ तब करती हैं ओव्यूलेट जब यहाँ पर स्टिमुलेशन आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों बायोकेमिस्ट्री से है। यहाँ पर आपके सामने बायोकेमिकल रिएक्शन रखा हुआ है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। दोस्तों इसमें आप क्या कर रहे हो, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की सिंथेसिस कर रहे हो। इस चीज को मैंने रेपोपोर्ट शंट पाथवे में पढ़ाया हुआ है दोस्तों आप लोगों को, और अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे भी इसका वीडियो अपलोड किया था पिछले महीने ही। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर इस एंजाइम का नाम होता है बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यहाँ पर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिडर्ड अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजी? इनमें से कौन सा एक कोर प्रिंसिपल नहीं है कंजर्वेशन बायोलॉजी? तो देखो, इकोसिस्टम शुड बी मेंटेन्ड इन देयर क्लाइमेट सिस्टम प्रिवेंटिंग प्रोसेसेस लाइक डिस्टर्बेंस एंड सक्सेशन, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। कंजर्वेशन बायोलॉजी रिकॉग्नाइज करती है डिस्टर्बेंस को, जैसे कि फायर, फ्लड, ग्रेजिंग, सक्सेशन को एज अ नेचुरल एसेंशियल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम डायनामिक्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा आप क्लाइमेट स्टेट पर नहीं जा सकते हो, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इनकरेक्ट है और सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पर रुख करें दोस्तों, तो इसका देखिए क्या लग रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है न्यू प्रोटीन कोडिंग जीन्स sometime originate when exons from different ancestral genes are combined to recombination event, कि आपने यहाँ पर different ancestral genes को combine किया recombination event से, producing a novel domain architecture within a single polypeptide. The mechanism of generating new gene is called as, कि अब ये जो आप new gene generate कर रहे हो इसको क्या कहेंगे जब आप यहाँ पर different ancestral genes को combine कर रहे हो? तो इस चीज को दोस्तों ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक्सॉन शफलिंग इन विच रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसपोजिशन मेडिएटेड रीअरेंजमेंट्स ज्वाइन कोडिंग रीजन्स फ्रॉम सेपरेट जीन्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम इसमें जो एंसेस्ट्रल जीन्स है उनके उनको हम यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। तो इस चीज को दोस्तों एक्सॉन शफलिंग कहेंगे, जिसमें हम रिकॉम्बिनेशन करें जंपिंग जीन्स को यूज करके। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग यहाँ पर नहीं कह सकते क्योंकि वो एमआरएनए के लेवल पे होती है, हम यहाँ पर जीन के लेवल पे कह रहे हैं, तो एक्सॉन शफलिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों एनिमल फिजियोलॉजी से है या बायोकेमिस्ट्री से भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन्स अ ट्रांजिशन मेटल आयन एज अ पार्ट्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर? तो अगर हम यहाँ पर देखें इनमें से दोस्तों तीन के पास तो मेटल ही नहीं होता, विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन ई के पास तो मेटल ही नहीं है, सिर्फ विटामिन B12 कोबेलमाइन के पास ही यहाँ पर मेटल होता है जिसका नाम होता है कोबाल्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विदाउट एनी डाउट सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन भी वंस अगेन एनालिटिकल है। अभी तक सीएसआर थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन सी सेक्शन में ही रहता था, अब तो बी सेक्शन में भी वो थोड़ा थोड़ा ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन डाल रहा है। ईस्ट जीन वाई हैज एन एमआरएनए विद द स्ट्रक्चर शोन बिलो, बोथ द अपस्ट्रीम open reading frame and the coding region of Y have start and stop code.
कह रहा है कि आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिमूव टू मैक्सिमाइज द ट्रांसलेशन ऑफ जीन वाई, कि आप यहाँ पे इनमें से किसको रिमूव करोगे ताकि यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पे क्या हो सके, ट्रांसलेशन हो सके जीन वाई का। क्या कह रहा है, both the upstream open reading frame and the coding region has start and stop codon। मतलब इसके पास भी स्टार्ट कोडोन है दोस्तों और स्टॉप कोडोन है, और इसके पास भी स्टार्ट कोडोन है और स्टॉप कोडोन है। अगर हमें जीन वाई का मैक्सिमम लेवल ऑफ दोस्तों ट्रांसलेशन कराना है, एक्सप्रेशन कराना है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है अपस्ट्रीम के ट्रांसलेशन को हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि लिए उसका स्टार्ट कोडोन जो है अगर नहीं होगा तो ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी फिर जीन वाई से ही, और इस कंडीशन में फिर इसी का ही ट्रांसलेशन सबसे ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर चले दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट मैचेस ऑफ प्लांट सेक्शन मार्कर जीन्स यूज्ड फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्लांट सिलेक्शन मार्कर जीन्स जो कि यूज किए जाते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में और उनकी प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। म्यूटेंट एएलएस को हम यूज करते हैं इमिडाजोल लिनोनिन के रेजिस्टेंस के लिए, जिसमें हम ये जो म्यूटेंट एएलएस है वो जीन होता है उसके पास इन हर्बिसाइड्स के खिलाफ, और वो यहाँ पर वाइडली यूज भी किए जाते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एनालॉगस एंड नॉट होमोलॉगस। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो है दोस्तों हम 11 12 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाती भी हूँ। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनमें से वो है फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड फिन ऑफ फिशेस। इनमें जो ये फ्लिपर्स हैं और फिन्स हैं दोनों बहुत अलग एंसेस्टर्स हैं, लेकिन दोनों आके सेम फंक्शन कर रहे हैं। अगर दोनों आके सेम फंक्शन कर रहे हैं दोस्तों तो वो एनालॉगस होते हैं। होमोलॉगस होते हैं कि जिनका सेम एंसेस्टर्स है लेकिन वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, डाइवर्ज हो गए हैं, और डाइवर्ज होके उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम ही रह रहा है पर फंक्शन अलग है। बट यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्यूट। तो ये दोस्तों क्वेश्चंस थे सीएसआई नेट के सेक्शन बी के। इनमें से दो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे कि आप चैलेंज कर सकते हो दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल चैलेंज कीजिएगा। आई होप दैट गाइस कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको कैसा लगा इसको देखकर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेक्शन सी का भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल प्रोवाइड करूंगी। बाकी आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त भाई बंधु जो बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहता है तो न्यूक्लियस बैच 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो जरूर बोलिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योर